सभी साथियों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज 24 अप्रैल है। ये तारीख कोई आम तारीख नहीं है, क्योंकि आज 24 अप्रैल देखिए ये इतनी महत्वपूर्ण तारीख है जो ग्रामीण क्षेत्रों में साथ साथ उन लोगों के लिए जो कि पंचायती राज व्यवस्था में अपनी सर्विस देते हैं अपने तमाम गाँवों के विकास के लिए। तो देखिए सर, मैं एडवोकेट राहुल चौधरी, दिल्ली हाई कोर्ट, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में उन तमाम लोगों को सल्यूट करता हूं जो पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा हैं, जो अपनी सेवाएं देते हैं गाँव के अंदर उनके बेहतरी के लिए। जी हाँ, देखिए बहुत ज़रूरी हो जाता है पंचायती राज व्यवस्था को समझना जब बहुजन समाज के लिए, क्योंकि देखिए भारत की एक बड़ी आबादी जो कि 60 से 70% लोग आज भी गाँव के अंदर रहते हैं, और उसका भी एक बड़ा तबका जो कहीं ना कहीं ऑप्रेस कम्युनिटी का होता है। तो उनको पंचायती राज व्यवस्था को समझने के लिए कि उनको किस तरह उनका विकास, उनका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक किस तरीके से विकास ग्राम पंचायत के हाथों में होता है, तो हमें बहुजन समाज को समझना चाहिए ग्राम पंचायतें किस प्रकार काम करती हैं उनके बेहतरी के लिए। तो मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा कि पंचायती राज व्यवस्था की इस देश में ज़रूरत पड़ी क्यों। देखिए, पहली बात, 24 अप्रैल, इसकी जो इतिहास है वो 24 अप्रैल 1992 में 73 अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1992 के अंदर, यानी 1992 में, जिसमें ये कानून लागू हुआ। और ठीक एक साल बाद 24 अप्रैल 1993 को इसको पूरी तरीके से पूरे देश भर में लागू कर दिया गया, पारित हुआ था ठीक 1992 में। ठीक उसके एक साल बाद 24 अप्रैल 1993 में इसको पूरे देश में तमाम उन राज्यों में जहाँ पे ग्राम पंचायती बहुत ही सक्रिय हैं, जहाँ ग्रामीण इलाके ज़्यादा हैं। देखिए भारत क्या है ना, बहुत वास्ट कंट्री है। इंडिया जो है एक बहुत वास्ट कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे पूरे वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। इस भारत के अंदर देखिए तमाम क्षेत्र हैं, तमाम ऐसे राज्य हैं जिनके मुखिया होते हैं, जिनको हम चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कहते हैं। तो उनको एक्चुअल पोजीशन, जो रूरल एरिया की जो ग्रामीण क्षेत्रों की जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स होती हैं उसका पता नहीं होता। तो उस चीज़ को जानने के लिए ये पंचायती राज व्यवस्था को गठित किया गया इस देश के अंदर पूरे कानूनी तौर पे, ताकि हम इसको पावर्स, होता है ना कि पावर्स ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब कि लोकतंत्र की शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर देना, यानी कि ग्राम पंचायत लेवल पे, ताकि उनकी समस्याओं को हम समझ पाएँ। देखिए ग्राम पंचायत एक ऐसी कमेटी थी जो रिकमेंड हुई थी बलवंत राय मेहता कमेटी में 1957 के अंदर, जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि ग्राम पंचायतों को, ये ग्राम पंचायत जो हैं ये 3 स्तर पे काम करते हैं, ये 3 टायर सिस्टम है। पहला इसका जो सिस्टम है वो है ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, ग्राम सभाएं होती हैं गाँव के ग्रामीण क्षेत्रों में। दूसरा पंचायत समिति होती है ब्लॉक लेवल पे, जिसको हम तालुका भी कहते हैं। जिला परिषद ये होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल से मतलब ये है कि जिले लेवल पे जिला परिषद काम करते हैं। तो ये 3 टायर सिस्टम है जो एक दूसरे के कोऑपरेशन से गाँव के विकास के लिए, गाँव में तमाम उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से लेकर कि प्रत्येक व्यक्ति तक उनके कल्याण के लिए लोग ये तीनों मिलकर के आपसी सहयोग से काम करते हैं। देखिए राजस्थान एक ऐसा प्रदेश था जिसने सबसे पहले 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया था अपने क्षेत्र के अंदर। उसके बाद आंध्र प्रदेश में ये लागू हुआ ठीक उसी सेम वर्ष में। तो देखो बेसिकली हमें इसकी सिग्निफिकेंस हम देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था बहुजन समाज के लिए क्यों आवश्यक होती है। क्योंकि देखिए भारत होता क्या है ना कि एक ऐसा देश है, भारत एक ऐसा देश है जो बहुत ही लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, बहुत ही घनी आबादी वाला प्रदेश है। तो हमें कुछ चीज़ें हमें कम्युनिटी लेवल पे सॉल्व करनी पड़ती है। तो उस कम्युनिटी लेवल पे सॉल्व करने के लिए कानूनी ढांचा तैयार किया गया गांव के स्तर पे, ताकि गांव का विकास, सर्वांगीण विकास तरीके से किया जा सके। देखो दरअसल होता क्या है कि आज भी देश के अंदर तमाम, मैं आपको बताऊंगा कि दरअसल हम सुनते हैं कि MP, MLA, पार्षद, यही सब लोग अपने अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंटेट करते हैं, या फिर यही लोग लीडर होते हैं। नहीं, इनके अलावा हमारे पास इस देश के अंदर 29 लाख ऐसे लीडर हैं, ऐसे कम्युनिटी लीडर हैं जो ग्राम पंचायतों में सक्रिय हैं, जिसमें मैं आपको कुछ आंकड़ा बताऊंगा। देखो
जो है पंचायत 2.54 लैक्स, ये पूरे देश के अंदर पंचायतें हैं, इतनी पंचायतें हैं, जिसके अंदर 2.47 लाख ये ग्राम पंचायत हैं, 2.47 लाख, 6,283 ये ब्लॉक पंचायत हैं, 595 ये डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, यानी कि जिले स्तर पे हैं। ये पूरी देखिए पूरे देश की वो स्थितियां हैं, वो आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं कि इन सभी में वो लोकल लीडर काम करते हैं जो अपने क्षेत्र को हर तरीके से बेहतर उसके कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए जानते हैं, किस तरीके से उनके गांव का विकास हो सकता है। तो देखो इसके लिए प्रॉपर क्या है ना कि एक 14th यानी कि 14वां फाइनेंस कमीशन बनाया गया, जो कि जिसको हर साल ग्राम पंचायतों को फंड अलोकेट होता है 2 लाख करोड़ ग्राम पंचायतों को और 5 साल के लिए। इनके चुनाव होते हैं पूरी तरीके से 5 साल के लिए, जो तमाम वैसे ही सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, गाँव के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किया करते हैं। देखिए इसका एक बहुत ही पंचायती राज व्यवस्था का बहुत सीधा उद्देश्य ये है कि ये पावर देता है लोगों को, यानी कि जो कॉमन मैन है ना, जो पॉलिटिकल पावर देता है उनके आम आदमी के हाथों में, कि आप इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को आप महसूस कर सको, आप उसको जी सको। दूसरी इसकी एक मुख्य उद्देश्य क्या है कि इसने पावर्स को डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, जैसे कि इसमें सभी यानी महिलाओं के लिए प्रॉपर उनका वुमेन रिजर्वेशन की इसमें बात कही गई है, SC STs के लिए रिजर्व सीटें कही गई हैं। दूसरा क्या है कि ये काम करता है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेस के लिए, यानी कि गाँव के पूरे सर्वांगीण विकास, चाहे वे विकास सामाजिक स्तर पे हो, आर्थिक स्तर पर हो, राजनीतिक स्तर पे हो, ये पूरी तरीके से ये 3 इसके मेन प्राइम ऑब्जेक्टिव हैं जो पंचायती राज व्यवस्था हमारे देश के अंदर आज भी सक्रिय हैं। तो देखो अब हमें समझने की बात यह है कि मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ अभी। देखिए क्षेत्रों में क्या होता है ना कि जैसे अर्बन क्षेत्रों में क्या होता है, वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती हैं, लेकिन गाँव के अंदर पंचायती राज सिस्टम होता है, ठीक है, जो एक प्रॉपर उसके 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, जो एक हिस्सा है। और हर वर्ष 24 अप्रैल 2010 से हर साल नेशनल पंचायती राज डे पूरे देश के अंदर मनाया जाता है, जिसके अंदर सरकारें व अपने क्षेत्र में पंचायतों में प्रोग्राम होते हैं किस बेसिस पे कि उन्होंने पूरे साल में क्या आउटकम मिला उनको गांव से, क्या उन्होंने ऐसा काम किया। देखो कुछ ऐसे मेन आर्टिकल मैं आपको बताता हूं कि एक तो आर्टिकल 243D ये कहता है कि महिलाओं के लिए, SC STs के लिए सीटें बिल्कुल रिजर्व की गई हैं कि उसमें भी मतलब वहाँ पे इनको पूरी तरीके से इनको इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए पूरी तरह हिस्सा मिला है इनको, ऑपरेस कम्युनिटी के लोगों को। 243E ये कहता है कि रेगुलर इलेक्शन हमेशा होते रहने चाहिए, क्योंकि जब रेगुलर इलेक्शंस होते हैं तभी क्या होता है ना, हर साल में जैसे तानाशाही हर बार नहीं चलती ना, तो तानाशाही क्रिएट ना हो उसकी वजह से हर 5 साल में पंचायतों के अंदर भी इलेक्शन चलते हैं गाँव के अंदर। तो हमें समझने की ज़रूरत यह है कि आज ग्राम पंचायतें, देखिए ग्राम पंचायतें आज बहुत बड़े स्तर पे आज बहुत उनका जो क्षेत्र होता है बहुत ही विस्तार होता है, बहुत विस्तार पूर्वक उनका क्षेत्र होता है। तो हमें इसको देखने की ज़रूरत यह है कि जब हम किस प्रकार से अपने क्षेत्रों में, अपने गांव के अंदर वो ऐसा क्या विकास कराएं अपने ग्राम पंचायतों से, क्योंकि अक्सर देखो गांव के लोगों को पता नहीं होता कि पंचायतों के पास कितना पैसा आता है, कौन इसके क्या मुख्य कार्य हैं। देखिए पंचायतों के तमाम कार्य होते हैं, आपके गांव की लाइट ठीक कराने से लेके पंचायत भवन ठीक कराने से लेकर तक आपके बच्चे के स्कूल तक, क्योंकि देखिए पंचायतों में तमाम ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं जो सामाजिक भागीदारी को और सामाजिक समस्याओं को जागरूकता अभियान करना, ठीक है, महिलाओं की भागीदारी। देखिए वुमेन एम्पावरमेंट ने इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले किया है पंचायती राज व्यवस्था में। तो देखो विमेंस को 50% सीट रिजर्व कर दी गई है पंचायती राज में, कि जहां भी विमेन सीट होंगी वही। ये क्यों किया गया? क्योंकि महिलाओं के अंदर लीडरशिप पैदा करना, महिलाओं के सेल्फ स्टीम को, और ये एक जेंडर इक्वलिटी का बहुत बड़ा कदम रहा है। लेकिन देखिए एक तरफ हमें सच्चाई ये मिलती है कि एक SP कॉन्सेप्ट है हमारे देश के अंदर। SP एक, जब मैं महाराष्ट्र में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में तमाम ऐसी पंचायतों से जब मैं कम्युनिटी लेवल पर काम कर रहा था, वहाँ के फोकस ग्रुप डिस्कशन के ऊपर, तो पता चलता था कि जहाँ महिलाएं हैं वहाँ पर जो महिलाएं जहाँ पे सरपंच हैं वो कभी नहीं आती थी मीटिंग्स के अंदर, क्योंकि वहाँ SP का कॉन्सेप्ट है। SP का मतलब सरपंच पति, ये उन्होंने अपनी ही एक खुद की एक पोस्ट क्रिएट करी।
तो देखिए कहीं ना कहीं ये जो एक ये सिस्टम दिखाता है कि महिलाओं को अगर हम मौका देंगे तो डेफिनेटली वो पुरुषों के बराबर, पुरुषों से अच्छा काम कर सकती हैं। इसीलिए ये सीटें संवैधानिक रूप से इनको दी गई हैं। लेकिन हमें कहीं ना कहीं अपनी पैट्रियार्की पे भी काम करना होगा कि अगर वो सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है तो हम उनको पूरा मौका दें, उनको पूरी तरह उनका साथ दें कि वो अच्छा काम कर पाएँ समाज के लिए। दूसरा क्या है कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है प्रॉपर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर विमेंस इन PRI, ठीक। इसमें देखिए इसमें क्या करता है, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, लोगों को बोलने का मौका देना, लोगों की समस्याओं को सुनना, ये सब देखिए पंचायती राज व्यवस्था का पार्ट होता है। तो हमें आज देखने की जरूरत है कि देखो पंचायत जो आती है, पंचायत भी RTI के दायरे में आती हैं। आप चाहे किसी भी गांव में हैं, आप किसी भी जिले स्तर में हैं, आप प्रॉपर अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके सरपंच ने ऐसे क्या क्या तमाम वो काम किए हैं या कितना पैसा अलोकेट अब तक सरकार ने उनको किया है ग्रामीण विकास के क्षेत्र के लिए, तो आप उनसे वो जवाब मांग सकते हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आपके पास पूरा राइट्स है। जिस प्रकार से सरपंचों को या पंचायत के लोगों को अधिकार दिए गए, मैं भारतवासियों को व ग्रामीण क्षेत्रों के व ग्राम पंचायत से जुड़े सभी लोगों को पुनः पंचायती राज दिवस की दोबारा से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहें अपने गांव के विकास के लिए, क्योंकि देखिए आप वो एक ऐसे चेंज एजेंट हैं जिसका मतलब आप जो काम करते हैं ना, ये दूसरा कोई इतना इजीली कर नहीं सकता, क्योंकि आप अपना समय देते हैं, अपना धन देते हैं, और समाज में सबसे महत्वपूर्ण समय है कि अपना समय देते हैं आप। तो ऐसे ही आप अपना समय देते रहें, ऐसे ही समाज को, गाँव को, अपने गाँव का विकास आप ऐसे ही करते रहें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। यदि देखिए आप भी कुछ ऐसे, हम समय समय पे ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स के साथ में आपके सामने आता रहूँगा जिन टॉपिक्स के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। मैं पूरी जानकारी वो संवैधानिक रूप से आपको देने की कोशिश करूँगा ताकि आप और अच्छे से अपनी ना फिनिशिंग कर पाएँ अपने काम के अंदर। तो आप ऐसे ही अपने घरों में लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। यदि आप चाहते हैं कि कोई ऐसा टॉपिक है जो आप समझना चाहते हैं, जो कुछ चीज़ें ऐसी आप चाहते हैं कि इस टॉपिक के बारे में, जैसे कि साइबर क्राइम है, RTI है, ये सब इनकी पूरी जानकारी लेना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं। पूरी तरह कोशिश करूँगा उन टॉपिक्स को आपके सामने अच्छे से क्लियर करने की। तब तक आप बिल्कुल सुरक्षित रहें, घरों में रहें। जय भीम, जय